हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। तो चलिए शुरू करते हैं आरएसएम एसएसबी जूनियर इंजीनियर के प्रिपरेशन। प्रीवियस लेक्चर्स में जहां पे हमने छोड़ा था ये उसका कंटिन्यूड लेक्चर है। वेलकम टू सीआईजेड प्लस, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर इंजीनियर्स। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटेजीज आपको मिलती जाएं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। पर in a propped cantilever beam ABC which is fixed at end A and propped at B, AB की वैल्यू है L and overhang है L by 4, overhang BC है L by 4. A point load P is applied at C will generate moment at A. तो हमें A पर कितना मोमेंट जनरेट होता है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। इजी क्वेश्चन है। आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम कुछ इस तरह से है, प्रॉप कैंटिलीवर है इस तरह से। यहाँ पर ये फिक्स्ड है और यहाँ पर एक सपोर्ट लगी है और ये ओवरहैंग है। दिस इज एल एंड दिस इज एल बाय 4। नाउ हमें गिवन है कि यहाँ पर आपने एक लोड लगाया। अब जब आपने यहाँ पर लोड लगाया पी पॉइंट लोड, तो इसका मतलब यहाँ पर मोमेंट कितना डेवलप हो गया, यहाँ पर इस डायरेक्शन में मोमेंट कितना डेवलप हुआ, पी एल बाय 4। सिंपल है ना, जस्ट आपने क्या किया, फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो दिस इज पी एंड पी इंटू डिस्टेंस कर दिया पी एल बाय 4। तो अब ये अगर m मोमेंट जनरेट हुआ है तो कैरी ओवर फैक्टर नाम की चीज होती है। कैरी ओवर फैक्टर हम जानते हैं कि इसी सेम डायरेक्शन में यहाँ पर मोमेंट कैरी ओवर हो जाएगा। एंड व्हेन द फार एंड इज फिक्स्ड, हम सब जानते हैं व्हेन द फार एंड इज फिक्स्ड तो आधा मोमेंट कैरी ओवर होता है, यानी कि m बाय 2 होता है। तो अगर यहाँ पर m है, यहाँ पर m बाय 2 होता है। सो यहाँ पर m की वैल्यू मैंने पी एल बाय 4 निकाली है, तो व्हाट विल बी द कैरिड ओवर मोमेंट हेयर, पी एल बाय 8। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। हाफ ऑफ मोमेंट विल बी कैरिड ओवर। तो बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम इसको डिराइव करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। हमें इजीली क्या करना है, हम यहाँ पर रिएक्शंस को एनालाइज करेंगे, वो भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर करा नहीं रहा हूँ। आपको करना क्या, जस्ट एक मेथोडोलॉजी बता देता हूँ। आपने यहाँ पर मोमेंट निकाल लिया पी एल बाय 4 और यहाँ पर अब इस लोड को, जो पी लोड है ना, वो मान लो यहाँ पर लग रहा है पी और मोमेंट आ गया पी एल बाय 4। अब आप इस पॉइंट पर, ये जो बी पॉइंट है, बी सपोर्ट पर मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन लगा लेना। मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन लगाने से क्या होगा कि जो टोटल नीचे जाएगा ये, वो इक्वेट कर देना डिफ्लेक्शन ड्यू टू द रिएक्शन। तो आपको रिएक्शन की वैल्यू मिल जाएगी आर की। ठीक है, अब एक बार आर की वैल्यू आ गई तो बस यहाँ पर मोमेंट लगा देना एज सच, तो वो पी एल बाई 8 ही आ जाएगा। ठीक है, आप घर पर कर लेना, मतलब जो स्टूडेंट जिनको आता है मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन उसको कर लेना। बाकी ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा लाइव क्लासेस में, जो कि मैं लेना शुरू कर चुका हूँ। और आप हमारा होलसम डाइट पैक जो कि CAZ प्लस पर अवेलेबल है फॉर स्पेशली फॉर राजस्थान प्रिपरेशन। सो RSM SSB JEE के लिए आप CIZplus.com पर जाएं, वहाँ पर हम सभी तरह के कोर्सेज चला रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 93 पर। सो क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, अ शाफ्ट ऑफ लेंथ L, अ शाफ्ट ऑफ लेंथ, एक मिनट इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यस। सो a shaft of length L having torsional rigidity Gj is subjected to a torque T. The corresponding stiffness shall be. देखिए, जब भी यहाँ पर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर स्टिफनेस निकालते हुए हम डर जाते हैं, उनको पता नहीं क्या कन्फ्यूजन आती है। तो मैं बताता हूँ इसको मैं कैसे करता हूँ, मतलब मैं स्टूडेंट परस्पेक्टिव से सिखा रहा हूँ। आप सबको फॉर्मूला याद होता होगा, F इज इक्वल टू के एक्स, ये सबको याद होता है फॉर्मूला। इसमें के क्या होता है, स्टिफनेस, के स्टिफनेस होती है, और ये है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट, ऐसा ही होता है ना। तो इसी तरीके से आप एक और फॉर्मूला लिख लो, m इज इक्वल टू के थीटा। एक ही बात है। अब ये m क्या है, मतलब ये फोर्स की जगह मोमेंट आ गया, और x यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो एक k तो अभी भी स्टिफनेस ही है, समझ गए। और इसी तरीके से आप एक और फॉर्मूला लिख लो, t यानी कि टॉर्जन इज इक्वल टू के थीटा। तो बस अब मोमेंट की जगह टॉर्जन मोमेंट डाल दिया, तो अब ये k है, ये k स्टिफनेस है। अब आप टॉर्जन फॉर्मूला बताओ, टॉर्जन फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्जन फॉर्मूला क्या होता है, T बाय
आई पी यानी कि टी बाय पोलर मोमेंट, टी बाय जे भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल। ऐसे ही होता है ना, टी बाय आई पी इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल। आई पी बोले या पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जे भी बोल देते हैं, एक ही बात है। तो अब आप इसके पैरेलल लिखो इक्वेशन को, टी इज इक्वल टू के थीटा, तो ये जे इधर ले जाओ, तो क्या बन गया, टी इज इक्वल टू जी जे बाय एल इंटू थीटा। तो ये जी जे बाय एल क्या है, ये जी जे बाय एल है के, सो करस्पॉन्डिंग स्टिफनेस हो जाएगी जी जे बाय एल। समझ में आ रहा है? तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समथिंग बैड फॉर द ग्रेटर गुड। तो अगर थोड़ा सा कुछ बैड हुआ है ना, कोई बात नहीं, ग्रेटर गुड होगा, आगे के लिए अच्छा होगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम कई बार ना डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि ला यार मेरे साथ ही क्यों हो गया, मैंने ही क्या किया था, बट कोई बात नहीं, हो सकता है आपको इससे कुछ अच्छा मिल जाए। ठीक है, राजस्थान क्लियर होगा आपका, चिंता मत करो। क्या है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में क्या जाना, राजस्थान में जाओ, जूनियर इंजीनियर क्रैक करो, एक टारगेट पकड़ लो और अर्जुन की तरह देखो उसको, अर्जुन की तरह एक टारगेट देखो, वो क्लियर होगा, पक्का क्लियर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, यूलर्स क्रिटिकल बकलिंग लोड फॉर अ कॉलम फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर। तो ये है, ये फिक्स है और यहाँ पर फ्री है। तो इसका यूलर्स बकलिंग लोड क्या होता है, थ्योरी ऑफ कॉलम्स का आपने मेरा लेक्चर देखा है जो मैंने डाला था, जिसमें मैंने शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम भी डाला था, वो आप देख लेना, कंसेप्ट क्लियर होगा। अच्छा अच्छा लेक्चर था वो, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे काफ़ी लिखा उसके बारे में, तो वो अभी अभी कुछ 3-4 दिन पहले डाला था। सो फ्री एट, तो यूलर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यूलर्स लोड P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई बाय एल इफेक्टिव स्क्वायर, यही होता है ना। सो फिक्स्ड एट वन एंड एट फ्री एट द अदर, इसका मतलब एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा, एल इफेक्टिव हो जाएगा 2L। सो एल है अनसपोर्टेड लेंथ और इसका ट्वाइस कर देंगे तो एल इफेक्टिव हो जाता है। तो इसलिए पी की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर, जब मैं एल इफेक्टिव में 2L डालूंगा ना तो नीचे हो जाएगा 4L स्क्वायर। सो फाइनल आंसर विल बी पाई स्क्वायर ई आई बाय 4L स्क्वायर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 बताएं मुझे। सो अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन टू ऑर्थोगोनल फेसेस 600 MPa and 400 MPa of same nature. What shall be maximum shear stress produced on a plane? तो ये एक मोहर सर्कल का क्वेश्चन है, ये मोहर सर्कल का सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास एक इस तरीके से रेक्टेंगुलर कोई बॉडी है, इस पर नॉर्मल स्ट्रेसेस लग रहे हैं, यहाँ पर लग रहा है 600, ये 600 लग रहा है, और यहाँ पर लग रहा है 400, ये 400 है। तो अब इसको मान लो सिग्मा 1, इसको मान लो सिग्मा 2, तो टाउ कितना होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होता है, टाउ मैक्स। टाउ मैक्स होता है हमेशा रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर, किसके बराबर होता है, याद रखिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज ऑलवेज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपने क्या करना है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 करना है, क्योंकि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 करेंगे तो डायमीटर मिल जाएगा, उसका आधा करेंगे तो रेडियस मिलेगा। दैट मीन्स 600 माइनस 400 बाई 2 यानी कि 200 बाई 2, तो ये बन गया 100 MPa। तो ये 100 MPa समझ में लग गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। सो 96 देखिए, कंसिडर फॉर अ शॉर्ट कॉलम, इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर, कंसिडर फॉर अ शॉर्ट कॉलम नंबर 1। सो क्या है नंबर 1, इट फेल्स ड्यू टू क्रशिंग। तो देखिए मैंने शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम का एक बहुत बेसिक डिफरेंस बताया था कि नहीं बताया था, आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो देखें। शॉर्ट कॉलम वो कॉलम होता है जो कि क्रशिंग से फेल करता है, और लॉन्ग कॉलम एक वो कॉलम होता है जो कि बकलिंग से फेल करता है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, अल्टीमेट लोड कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ, नो दिस इज नॉट। अल्टीमेट लोड कैपेसिटी जो शॉर्ट कॉलम की होती है वो किसके बराबर होती है, जो क्रशिंग लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है वो होता है एफ सी इंटू ए, ये बताया था मैंने आपको, एफ सी इंटू ए होता है क्रशिंग लोड कैरिंग कैपेसिटी, सो दिस इज रॉन्ग। थर्ड देखते हैं, यील्ड स्ट्रेस गवर्न्स क्रशिंग स्ट्रेंथ, यस दैट इज करेक्ट, यील्ड स्ट्रेस गवर्न करती है क्रशिंग स्ट्रेंथ को। सो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3। ठीक है, ठीक है, ओके।
हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। तो क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ टू रेक्टेंगुलर कॉलम्स इज इन अ रेशियो ऑफ 3:1, व्हाट शैल बी द रेशियो ऑफ देयर डेप्थ्स। तो हमारे पास एक इस तरीके से है। तो अगर मैं देखूंगा, ये रेडियस ऑफ गायरेशन के होता किसके बराबर है, के होता है आई बाय अंडर रूट ए, ऐसे ही होता है ना, आई बाय अंडर रूट ए। नाउ ये हो जाता है बी डी क्यूब बाई 12, बी डी क्यूब बाई 12 होता है आई, और एरिया होता है बी डी का अंडर रूट। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, डी बाय अंडर रूट 12। ये डी बाय अंडर रूट 12 हो गया ना, या हम ये बोल सकते हैं डी बाय 2√3, डी बाय 2√3 बोल सकते हैं। सो अब हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो गिवन है, यानी कि k1 बाय k2 गिवन है। सो k1 बाय k2 इज इक्वल टू 3/1, ये हमें गिवन है। अब हमें d1 बाई d2 निकालना है। तो जब मैं d1 बाई d2 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, d1 बाई d2, और यहाँ पर √3 डाल देंगे। जब आप k1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी 97 का निकालें जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। यस, कितना आंसर होगा 97 का। तो देखिए k है आई बाय ए का अंडर रूट, यानी कि k आपको क्या पता लग गया है, k है होता है d बाय 2√3। हमें रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ टू रेक्टेंगुलर कॉलम्स इज इन द रेशियो, यानी कि k1 बाय k2 आपको 3:1 गिवन है ना। अब हमें रेशियो ऑफ देयर डेप्थ्स पूछी है, यानी कि d1 बाय d2 पूछा है। तो आप k1 की वैल्यू k1 में भर दो, d1 k1 में d भर दो, तो k1 हो जाता है d1 बाई 2√3, और k2 भी हो जाएगा d2 बाई 2√3। सो 2√3 कैंसिल होंगे, इसलिए ये भी कितना हो जाएगा 3/1। ये भी तो 3/1 ही होगा, d1 बाई d2 3/1 ही हो जाएगा। ओके, सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा 3:1, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, अ फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम rotates by 0.001 radians under a point load of 10 kilonewton. Then deflection at the free end due to movement 100 kilonewton meter is। तो अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है बट अच्छा है। हमें क्या गिवन है, मैं दोबारा से बताता हूँ। हमें एक फ्री कैंटिलीवर गिवन है, और बोला है कि इसका थीटा गिवन है अंडर अ पॉइंट लोड। तो अगर इस पर पी लग गया, ये अगर पी लगता है, ये एल है, तो इस पर जो स्लोप डेवलप होगी वो कितनी होगी, PL²/2EI। ये सबको याद रहना चाहिए, याद रहेगा, PL²/2EI होती है जो यहाँ पर स्लोप होगी ना फ्री एंड पर, ये स्लोप फ्री एंड पर बोल रहा हूँ, ये होगी PL²/2EI। अब ये हमें गिवन है 0.001, ये 0.001 गिवन है, और पॉइंट लोड ये 10 किलोन्यूटन गिवन है, इसकी वैल्यू 10 किलोन्यूटन डाल देना। अब पूछा गया है, देन डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ड्यू टू मूवमेंट 100 किलोमीटर मीटर। अब अगर दूसरा है कि ये फिर से यही सेम कैंटिलीवर लिया, इस बार यहाँ पर मोमेंट लगा दिया m, तो अब इसका जो डिफ्लेक्शन होता है डेल्टा, वो कितना होता है mL²/2EI। ये याद रहना चाहिए फॉर्मूले, अगर याद रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपका मोमेंट एरिया मेथड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप चुटकियों में कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व कर लें। या तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो, या फिर आपका मोमेंट एरिया मेथड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये mL²/2EI होगा। अब m कितना गिवन है, 100 किलोन्यूटन मीटर। तो आप 100 डालें यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाय L²/2EI। अब ये L²/2EI की वैल्यू यहाँ से डाल दो, यहाँ से हमें L²/2EI की वैल्यू मिल जाएगी। L²/2EI की वैल्यू हो जाती है 0.001 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि कितना होगा 0.0001, ये हो जाएगा L²/2EI। सो m की वैल्यू है 100, और ये है 0.0001, तो इसका मतलब हो जाएगा 0.01। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, आया कि नहीं आया, इसको निकालिए। ये 0.01 आ जाता है सभी का, 0.01 आ रहा है, ये 0.01 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो गया, 0.01 मीटर का मतलब हो गया ये 10 मिलीमीटर। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 198 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1, दैट मीन्स 10 मिलीमीटर। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बट आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए।
रिपीट कर देता हूँ, क्या क्या फॉर्मूले हमें चाहिए। एक फ्री कैंटिलीवर बीम में जब पॉइंट लोड लगता है इस तरह से, जब एक पॉइंट लोड लगेगा तो उस टाइम पर स्लोप कितनी आती है, PL² / 2EI, एक ये आपको याद होना चाहिए। और जब उसी फ्री कैंटिलीवर बीम में जब एक मोमेंट लगेगा m, तो डेल्टा कितना आता है, ML² / 2EI। PL² / 2EI होती है स्लोप, ML² / 2EI होता है डिफ्लेक्शन। तो पहले वाले से L² / 2EI हमने यहाँ पर पुट कर दिया तो आंसर आ गया 10 मिलीमीटर का। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट पता होना चाहिए। जिसको आता है उसके लिए इजी क्वेश्चन है, जिसको नहीं आता उसके लिए टफ क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 देखने से क्वेश्चन नंबर पहले 100 देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन नंबर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कर्वेचर ऑफ अ बीम सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स कर्वेचर। सो कर्वेचर मतलब कप्पा, कप्पा मतलब 1/r पूछ रहे हैं। तो 1/r कैसे निकलता है। सो प्योर बेंडिंग मतलब यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या रहे, कांस्टेंट हो। तो इसका बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 100 का, ये आपको याद ही करना है, मतलब इसको आप डिराइव भी कर सकते हैं। वैसे आप बेंडिंग थ्योरी की कोई भी बुक में जाके देखेंगे, मैं इसके डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये बस याद कर लेना आप। जिसमें वाई डैश का मतलब क्या होता है, वाई डैश होता है dy/dx, वाई डैश होगा dy/dx, और वाई डबल डैश क्या हो जाएगा, d²y/dx²। तो वाई डबल डैश d²y/dx² होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्वेश्चन नंबर 99 बताओ अब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 99 को सॉल्व करो जल्दी से। यस, सो क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, अ प्रिज्मेटिक बीम ऑफ यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI इज सिंपली सपोर्टेड ओवर अ स्पैन L। एक प्रिज्मेटिक बीम है, सिंपली सपोर्टेड है ओवर अ स्पैन L। इफ अ मोमेंट M is applied at one support, the resulting bending strain energy is। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। एक आपके पास इस तरीके से आपके पास ये है सिंपली सपोर्टेड बीम, ये आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, और आपने यहाँ पर एक मोमेंट लगा दिया M। तो जब आपने यहाँ पर मोमेंट लगा दिया तो अब आपको क्या पता लग रहा है कि दिस बीम इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग रहेगी ना, मतलब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कांस्टेंट होगा हर जगह पर। तो अब अगर मैं हर मतलब कि हर सेक्शन पर, चाहे आप ये सेक्शन देख लो, ये सेक्शन देख लो, ये सेक्शन देख लो, हर सेक्शन पर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू रहेगी दैट विल बी कांस्टेंट। तो इसका बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी निकालना है। अब बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी अगर मैं ई से डिनोट कर देता हूँ, कितना होता है बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी, जल्दी से बताएं मुझे क्या फॉर्मूला रहेगा, क्या फॉर्मूला होता है इसका, m²dx/2EI का इंटीग्रल। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, m²dx/2EI का इंटीग्रल। अब यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट है ना, वो तो x के साथ वेरी नहीं कर रहा। m जो बेंडिंग मोमेंट है दैट इज नॉट वेरिंग विद x, तो इसीलिए हम इसको जस्ट ओवर स्पैन L इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि बन जाता है m²L/2EI। क्योंकि m कांस्टेंट है ना, प्योर बेंडिंग है, m कांस्टेंट है, तो इसलिए बन जाएगा m²L/2EI। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट हेयर। कल मैं फिर से आऊँगा आपके पास, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू करूँगा और 120 तक ख़त्म कर दूँगा। तो इसके साथ ये हमारा होगा थर्ड कंसेक्यूटिव पेपर जो कि हम कर चुके हैं। ठीक है, आपको मैं एक हिदायत देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट से जो स्टूडेंट्स एक बार ये लेक्चर देख लेते हैं, उनका काम वहीं पर ख़त्म नहीं होता। आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको नहीं आए या जिनका सॉल्यूशन आपने नया सीखा, कुछ नया सीखा, उनको नोट डाउन कर लीजिए। एक कॉपी बनाएं, एक नोट्स बनाएं, उसमें नोट डाउन करें इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ पॉइंट्स जो कि आपने कुछ नया सीखा है इस लेक्चर में। उसके अलावा आपको जो भी लगे कि यार ये टॉपिक मेरे को नहीं आता, उसके कंसर्न में आप कहीं ना कहीं से सीखें। चाहे आप मेरे वीडियो लेक्चर्स से सीखें जो कि हमने CIZplus.com पर जाकर बनाए हैं, राजस्थान का जो डाइट प्लान है, होलसम डाइट पैक है, वहाँ से सीख लें, या फिर आप किसी भी बुक से सीख लो। अब कुछ बच्चे होते हैं कि सर बुक अगर खुद बुक ही खोलनी थी तो फिर यूट्यूब पर क्यों आए, तो उन बच्चों के लिए
CIZplus.com पर बस आपको लेक्चर्स आके देखने हैं और कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है। ठीक है, ओके देन, बाय एंड हैव अ नाइस डे। आप बिल्कुल सेफ रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। ठीक है, ओके बाय। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज आपको मिलती जाएं।